दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हंटर आयोग। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह आयोग किसके समय आया, कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय। इसके अलावा इस आयोग ने शिक्षा से संबंधित अपने जो है क्या सुझाव दिए, क्या सिफारिशें दी, वह सभी कुछ आज के वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति को लेकर जिन जिन आयोग ने जो व्यक्तित्व है जिन्हें जो सुझाव दिए थे, उसके अंतर्गत मैंने 1854 का वुड स्पेस एक वीडियो बनाया है, वो चैनल पर है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज हंटर आयोग के बारे में देखेंगे, इसकी सिफारिशें देखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेलवे आयोग से संबंधित होगा। दोस्तों क्रम से है सारे आयोग, कभी कभी ऐलान में ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित को क्रम से मिलाइए, तो इधर एक तरफ ये आयोग दे देते हैं, एक तरफ जो है इनके सन दे देते हैं कि कौन से वर्ष में ये हुए। तो शुरू करते हैं हंटर आयोग, देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बिंदु आज कवर करेंगे जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हंटर आयोग आखिर आया कब था। तो इसका समय अगर हम देखें तो 1882-83। दोस्तों समय इम्पोर्टेंट है, 1882-83। और सबसे पहले इसे हंटर आयोग क्यों कहते हैं दोस्तों, तो इसमें जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, उनका नाम था दोस्तों W हंटर। W हंटर। पूरे नाम की अगर बात करें तो विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। W हंटर या विलियम विल्सन हंटर इनका नाम था। यही जो थे इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसी कारण इसको हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। अब अगर सवाल आए दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में था, तो लॉर्ड रिपन के, इम्पोर्टेंट नाम है और यही एक सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हंटर आयोग आया था। तो यह हंटर आयोग जो आया था वह लॉर्ड रिपन के समय आया था। इस आयोग को जो है बनाने की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको अगर हम देखें तो जो इससे पहले वाला वुड स्पेस था 1854 का, उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई उसकी समीक्षा करने के लिए इन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में W हंटर द्वारा उनकी अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आयोग का गठन 1882 ईस्वी में। तो जो वुड स्पेस थे उनके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी, उनको लेकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई उसकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जो है वह W हंटर थे। टोटल सदस्य की बात करें तो जो टोटल सदस्य थे इस आयोग में वह 20 थे। टोटल सदस्य इसमें 20, और इन 20 में से दोस्तों 8 जो सदस्य थे वह भारतीय थे। इम्पोर्टेंट है, टोटल सदस्य कितने थे पूछा जा सकता है। तो टोटल 20 सदस्य थे और इनमें से 8 सदस्य भारतीय थे। इस समय दोस्तों उदारवादी दल की सरकार थी इंग्लैंड में, पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी कि इंग्लैंड में उस समय जब हंटर आयोग आया तो इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, तो उदारवादी शासन लागू था। इंग्लैंड में उदारवादी शासन था और उसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ग्लैडस्टेन। उन प्रधानमंत्री का जो नाम था वह था ग्लैडस्टेन। तो इंग्लैंड के यह प्रधानमंत्री था, इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ उदारवादी दल का शासन था और उसका टाइम पीरियड दोस्तों 1880 था। अब देखते हैं इस आयोग के क्या क्या प्रमुख कार्य थे और इसके क्या सुझाव थे। अगर हम बात करें कि इस आयोग में जो है प्रमुख कार्य की बात करते हैं, इस आयोग का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों, तो इस आयोग का जो प्रमुख कार्य था वह था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुझाव देना। इस आयोग का प्रमुख कार्य था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसके सुझाव देना, उनकी समीक्षा करके। तो इनका मुख्य कार्य पूछा जाए तो इसके प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष ध्यान देना इनका प्रमुख कार्य था। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा हेतु भी अपनी सिफारिशें दी। माध्यमिक शिक्षा हेतु अपने सुझाव दिए या हम कहें सिफारिशें दी। यही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह देसी भाषा में या हम कहें तो अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। वह आगे हम जो इनके अभी सिफारिशें या सुझाव थी उनमें देखेंगे। इसके अलावा एक बिंदु और आता है यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया, इस आयोग ने सभी प्रांतों में जो है भ्रमण किया, वहाँ अलग अलग प्रांतों में घूमे और लगभग इन्होंने 200 प्रस्ताव पारित किए। 200 ये पूछा जा सकता है, पारित किए 200 प्रस्ताव पारित किए। इसके अगला हम जब रेलवे आयोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें जो 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे, यहाँ हंटर आयोग में जो है 200 प्रस्ताव पारित किए गए। अब देखते हैं दोस्तों इसके सुझाव क्या क्या। तो ये तो हमने देख लिया एक पॉइंट जो था प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा हेतु भी सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा हेतु सुझाव दिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राथमिक शिक्षा प्लस माध्यमिक शिक्षा दोनों हेतु इन्होंने सुझाव दिए। 200 प्रस्ताव पारित किए हमने देखा। अब देखते हैं इसके प्रमुख सुझाव क्या क्या थे। तो इन्होंने यही कहा, पहला जो सुझाव या सिफारिश थी कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, यानी इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य माना। अब बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाए, तो देसी भाषा जो वहाँ प्रचलित है जिस क्षेत्र में, या हम कहें तो मातृभाषा में। ये इनका एक अन्य सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा जो है देसी भाषा या मातृभाषा में दिया जाए, यानी जो स्थानीय भाषा या हम कहें स्थानीय भाषा उसमें दी जाए, ताकि बच्चों को जो है उनको अच्छी तरह से समझ में आए, उनके जो है शिक्षा का स्तर बढ़े। दूसरी इन्होंने बात की थी कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, समाज के पिछड़े वर्गों को लेकर इन्होंने जो बात की, पिछड़े या हम कहें जो दलित वर्ग है, समाज के पिछड़े या दलित वर्गों को जो है इन्होंने कहा इनको शिक्षा देकर जो विकास की मुख्य धारा है, विकास की मुख्य धारा में लाना। इनका दूसरा पॉइंट था दोस्तों, समाज के जो दलित वर्ग हैं या हम कहें पिछड़े वर्ग है, आर्थिक स्थिति जिनकी संपन्न नहीं है, तो उनको शिक्षा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में लाना या विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। यह इनका सुझाव था कि यह हमारा लक्ष्य जो है होना चाहिए। अन्य जो सुझाव था इनका कि जो प्रबंधन किया जाए, इस शिक्षा का जो प्रबंधन किया जाए, शिक्षा प्रबंधन जो है वह जिला स्तर, शिक्षा का प्रबंधन जो है दोस्तों जिला स्तर और जो है जिला परिषद, या हम कहें जिला स्तर पर तो हो जाएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद। शिक्षा का प्रबंधन का कार्य जिला स्तर पर तो हो जाएगा, जिला परिषदों को दिया जाए, और स्थानीय स्तर पर किसको दिया जाए, तो स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं को, स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं को दिया जाए। यानी इसका प्रबंधन का कार्य जो है जिले स्तर पर, जिले लेवल पर जो है जिला परिषद करेगी, यानी वह जिम्मेदार होगी, वह इसके लिए उत्तरदायी होगी, और स्थानीय स्तर पर नगर पालिका इसकी जिम्मेदार होगी। यह इनके द्वारा एक सुझाव दिया गया। इसके अलावा जो है इन्होंने गणित और कृषि शिक्षा पर भी बल दिया। गणित व कृषि शिक्षा पर बल, गणित और कृषि शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के लिए घर पर शिक्षा की बात की। और अगर हम मुख्य और पॉइंट देखें तो यहाँ देखते हैं पांचवा पॉइंट अगर हम देखें
तो इन्होंने मुस्लिमों के लिए जो शिक्षा की बात की थी, मुस्लिमों को शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने छात्रवृत्ति की बात की। छात्रवृत्ति दी जाए, यानी उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए शिक्षा के लिए, तो छात्रवृत्ति दी जाए इनमें शिक्षा के विकास के लिए। यह इनका अन्य सुझाव था। इसके अलावा इन्होंने और जो सुझाव दिए, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा विभाग के क्षेत्र में जो निजी है, निजी क्षेत्र को, यानी शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए, निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए। इन्होंने यह अन्य सिफारिश दी कि शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए। इसके अलावा अगर और सुझाव देखें तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को लेकर 2 प्रकार बताए हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। 2 प्रकार, या हम कहें तो 2 स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो उन्होंने 2 स्तर बताए, जिसके अंतर्गत इन्होंने पहला बताया कि माध्यमिक शिक्षा जो है वह साहित्यिक क्षेत्र में साहित्यिक शिक्षा दी जाए। एक तो माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा दी जाए, एक जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक या व्यापारिक। माध्यमिक स्तर पर इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, जिनमें इनके द्वारा कहा गया अंतर आयोग के द्वारा कि माध्यमिक स्तर पर एक तो साहित्यिक शिक्षा दी जाए। साहित्यिक शिक्षा किसके लिए? कि जो उच्च स्तर पर विद्यालय में प्रवेश के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश के लिए साहित्यिक शिक्षा दी जाए। इसके अलावा व्यापारिक या हम कहें तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनको था आत्मनिर्भर बनाना। तो यह इसके एक प्रमुख सुझाव था। माध्यमिक शिक्षा को लेकर इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं दोस्तों। साहित्यिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अगर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना हो तो एक तो साहित्यिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और एक जो है छात्रों को व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा दी जानी चाहिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसके अलावा जो है इन्होंने जो प्रेसिडेंसी नगर थे, प्रेसिडेंसी नगर को छोड़कर, प्रेसिडेंसी नगरों को छोड़कर महिला शिक्षा के लिए इनका सुझाव था कि प्रयास किया जाए। इनके द्वारा कहा गया एक अन्य सिफारिश की प्रेसिडेंसी नगर जो थे उनके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रयास। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट देखते हैं कि सरकारी अनुदानों द्वारा प्रयोगशालाओं में जो है पुस्तकालयों का निर्माण किया जाए, या हम कहें विकास किया जाए। अन्य जो सुझाव था इनका कि सरकारी अनुदान द्वारा प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का निर्माण किया जाए। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत प्रयास किए जाए, इसको प्रोत्साहित करना व्यक्तिगत प्रयास को, और जो है इसके अलावा जो है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संचालन जो है इसको इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किया जाए। तो दोस्तों यह एक हंटर आयोग जो था आया था, इनको हमने देखा। इसकी सिफारिश से प्रमुख इन्होंने जो मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा को लेकर था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा हेतु भी सुझाव दिए। टोटल हमने देखे थे 200 प्रस्ताव, यह देखा। W हंटर इनके अध्यक्ष थे, और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के 2 स्तर बताए, जिनमें एक तकनीकी व्यावसायिक या दूसरा जो हम कहें तो साहित्यिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, जो कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, यह कहा था सुझाव। अब दोस्तों आगे होता क्या है, इनके सुझावों के परिणाम स्वरूप इनके आने वाले जो वर्ष थे उनमें माध्यमिक शिक्षा की अधिक से अधिक जो, या हम कहें जो कॉलेज शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्लस कॉलेज शिक्षा जो शिक्षा थी, उनमें अधिक से अधिक प्रगति हुई, उनमें
जो है अधिक से अधिक जो है इनके सुझाव के कारण इनका तीव्रतम विकास भी हुआ, इनका जो है दोनों का विकास हुआ। इसके अलावा व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेजों की संख्या में भी काफ़ी इनके सुझावों के द्वारा वृद्धि हुई। व्यावसायिक और तकनीकी जो कॉलेज थे, तकनीकी कॉलेजों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास, तकनीकी कॉलेजों का या हम कहें व्यावसायिक कॉलेजों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ, उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। और इन कॉलेजों में क्या होता है दोस्तों, बाद में पाश्चात्य ज्ञान जो विदेशी ज्ञान था उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास में भी तेज़ी आई। पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ यहाँ हम नोट करते हैं पाश्चात्य, इसके परिणाम देख रहे हैं हम, पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास में भी उनका भी जो है विकास तीव्र गति से हुआ। एक अन्य एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो बाद में आते आते दोस्तों 1882 ईस्वी में 2 कॉलेजों का निर्माण हुआ, या हम कहें 2 विश्वविद्यालय बने थे। तो 1882 में तो बना पंजाब विश्वविद्यालय, और इसके बाद में 5 साल बाद 1887 में बना था दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूछा जा सकता है। तो हंटर आयोग की सिफारिशों के बाद किन 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, तो दोस्तों बाद में आते थे 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यह था हंटर आयोग से संबंधित आज का हमारा प्रमुख टॉपिक, जिसमें हमने सारे बिंदु कवर किए जहाँ जहाँ से दोस्तों इस हंटर आयोग को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, सभी कुछ आज हमने नोट डाउन किया है, हमने आज देखा है। अब आप भले कोई पेपर उठा के देखिए, उसमें अगर हंटर आयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वह आपका गलत नहीं होगा। अगला जो नेक्स्ट हम देखेंगे इसी क्रम में रेलवे कमीशन या रेलवे आयोग, जो कि 1902 में आया था। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है रेलवे आयोग, लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।